एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीम्स के बारे में। स्टील स्ट्रक्चर का ये अगला लेक्चर है। हम लोगों ने कंप्रेशन मेंबर तक स्टील ख़त्म कर दिया है। अब बीम, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और इम्पॉर्टेंट हमारा प्लास्टिक एनालिसिस में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो हो सकता है उसकी वीडियो लेट आए, लेकिन पहले बीम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बीम्स, स्पेशली बीम्स को हम लोग डिज़ाइन करते हैं बेंडिंग के लिए। ये एक तरह का फ्लेक्सुरल मेंबर होता है। ये फ्लेक्सुरल मेंबर होता है जिसको हम लोग डिज़ाइन बेंडिंग के लिए करते हैं, बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगे उसके लिए। तो बात करें अगर हम लोग कि मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट डिज़ाइन ऑफ बीम मेंबर जो होता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ बीम शुड बी मैक्सिमम फॉर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये गिवन लिखा है, तो उसके गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जो भी उसकी स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। आगे बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ बीम सेक्शंस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके हो सकते हैं, जैसे कि आई सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, चैनल सेक्शन, ओपन रेक्टेंगुलर, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, ओपन हॉलो सर्कुलर सेक्शन। इन सब सेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज़ में आता है वो है आई सेक्शन। आई सेक्शन जो है ये बीम के फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बीम के फॉर्म में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। मोस्टली यूज्ड एज अ बीम, मोस्टली यूज्ड एज बीम, मोस्टली यूज एज अ बीम। बाकी बात करें चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये हमारे लाइट लोड के लिए। चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये हमारे जहाँ लाइट लोड है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। लाइट लोड के लिए वहाँ इस्तेमाल करते हैं हम चैनल सेक्शन, टी सेक्शन को। बाकी बात करें ओपन सेक्शन जो हमारे होते हैं, वो ओपन सेक्शन हमारे जो होते हैं वो हमारे वीक होते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस लेने के लिए, फ्लेक्सुरल एंड टॉर्शनल स्ट्रेसेस लेने के लिए। ये वीक होते हैं। क्लोज्ड की बात करें तो वो क्लोज सेक्शन फ्लेक्सुरल के लिए ठीक होता है, टॉर्शन के लिए भी ठीक होता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक तो है, कनेक्शन बनाने में, कनेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है, कनेक्शन बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इसमें कनेक्शन बनाने में होती है। आगे बात करते हैं बीम की थोड़ी लोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक जनरल मैं केस बना रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम का। इसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग सोम से जानते हैं, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम सेंटर पे आएगा। कितना आएगा? WL²/8, WL²/8। हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग फेनोमेना, कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं रेक्टेंगुलर है, तो इसका बेंडिंग की वजह से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन कॉम्प्रेशन में होगा, नीचे वाला पोर्शन टेंशन में होगा। ये हम लोग बेसिक सूम चल रहा है, यहाँ पे कोई अलग से चीज़ नहीं है। ये डी डेप्थ, ये बी विड्थ, ये आपका टेंशन में, ये हमारा कंप्रेशन में। तो अब देखिए, ये टेंशन और कंप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेसेस आए, ये सिग्मा सी एंड सिग्मा टी, सिग्मा सी एंड सिग्मा टी, ये हम लोग बेंडिंग इक्वेशन से M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R, इससे निकाल लेते हैं। किसी एक सेक्शन पे, किसी एक सेक्शन पे निकाल लेते हैं, तो वहाँ से हमको ये पता चलता है कि सिग्मा इज इक्वल टू M/Z, वेयर Z इज I/Y। ये तो बेसिक, अभी ये पूरा बेसिक सोम चल रहा है और कुछ अलग नहीं। तो अगर मैं बोलूँ Z,
z की वैल्यू दैट इज सेक्शन मॉड्यूलस, ये प्लास्टिक और इलास्टिक दोनों होता है, अभी बात कर लेते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। तो m इज इक्वल टू हम लोग फाइनली लिख सकते हैं सिग्मा इंटू जेड। तो हम बात करें कि अगर z ज़्यादा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग मूवमेंट झेलने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो वो शेप या वो क्रॉस सेक्शन जिसका z सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा सबसे अच्छा होगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो भी हमारा, अगर हम चाहते हैं कि सिग्मा जो आए कैलकुलेट होके वो सिग्मा कैलकुलेट होके जो आए वो सिग्मा परमिसिबल से कम हो, सिग्मा परमिसिबल जो उसकी झेलने की क्षमता है उससे कम हो, तो जेड ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, उस सेक्शन का जेड ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। अगर कई सेक्शन हैं जिसमें मान लेते हैं सब Z3 Z2 Z1 सबसे ज़्यादा Z4 है, तो हम लोग इसी को लेंगे और इसी की मदद से हम लोग बीम को डिज़ाइन करेंगे। अब देखिए, सिंस हम लोग बीम की बात कर रहे हैं तो बीम में हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहा होता, जैसे कॉलम के केस में आता है नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहा होता, तो वो जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका फुल एरिया यूटिलाइजेशन होता, फुल एरिया यूटिलाइजेशन होता। लेकिन सिंस हम लोग यहाँ बेंडिंग स्ट्रेसेस को फोकस कर रहे हैं कि बीम जो है बेंडिंग के लिए डिज़ाइन हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस अभी हम लोगों ने देखा था कि वो मैक्सिमम जो आ रहा था वो एक्सट्रीम फाइबर पे आ रहा था, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम टेंशन जो आ रहा था वो एक्सट्रीम फाइबर पे आ रहा था। तो एक्सट्रीम फाइबर आर फुली यूटिलाइज ओनली, इस केस में एक्सट्रीम फाइबर्स जो होते हैं वही फुली यूटिलाइज होते हैं, आर यूटिलाइज्ड। बाकी जो है अपने मैक्सिमम स्ट्रेसेस तक नहीं जाते हैं। तो अगर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की भी बात कर लेते हैं कि सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू बात की जाए, तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी देखा था कि बेंडिंग कंप्रेशन परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा पी, इसकी बात करें तो ये कितना आता है, ये आता है 0.66 FY, ये WSM के केस में, और LSM के केस में सिग्मा पी इक्वल टू हो जाएगा FY और FU, डिपेंड कर रहा है कि आपका कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं इन LSM। तो ये बात हो गई यहाँ पे। बीम भी थोड़ी आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, कि बीम भी दो तरीके की, अगर हम अपने घर में देखें, आप अगर किसी कमरे में बैठे हैं तो ऊपर देखिए, अगर आपकी पटिया वाली छत है तो उसको छोड़ के बाकी जो आपकी नॉर्मल अगर छत है तो आपको दिखेगा कि एक बीम ऐसे गई है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे भी बीम्स गई हैं, ऐसे ऐसे कई बीम्स गई हैं, जिनकी RCC छत है उनको दिख रहा होगा। तो उसमें क्या है, मल्टीपल बीम्स जो हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बीम होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी बीम होती है। जो प्राइमरी बीम होती है वो फोर्स ट्रांसमिशन के काम में आ रही होती है, फोर्स ट्रांसमिशन के, और जो सेकेंडरी बीम होती है उसका केवल एक काम है, क्या, अवॉइड डिफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बीम, मतलब एक तरह से वो बस प्राइमरी बीम को सपोर्ट दे रही है। डिफॉर्मेशन में बकलिंग भी आ जाएगा कि अवॉइड बकलिंग ऑफ प्राइमरी बीम, तो सेकेंडरी बीम का काम ये है। प्राइमरी बीम जो होती है हमारी वो लेटरली सपोर्टेड या लेटरली अनसपोर्टेड हो सकती है, लेटरली सपोर्टेड या लेटरली अनसपोर्टेड। अब लेटरली सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या हो रही है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ,
यहाँ हमने लिख दिया लिटरली सपोर्टेड और लिटरली अनसपोर्टेड दोनों होती है प्राइमरी बीम। अब मैं बात करूँ कि सपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब जैसे हमने बनाया था कि ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। इसके क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर के साइड क्या आ रहा था, कॉम्प्रेशन, नीचे के साइड टेंशन आ रहा था जब लोडिंग हमने कुछ ऐसे ली थी, जब हमने लोडिंग कुछ ऐसे ली थी, ऊपर से ली थी। अगर लोडिंग कुछ और है तो हो सकता है ऊपर कंप्रेशन आ जाए, अरे ऊपर टेंशन आ जाए, नीचे कंप्रेशन आ जाए। तो अभी जब बात कर रहे हैं कि जब हमने लोडिंग कुछ ऐसे ली थी तो ऊपर आ रहा था कंप्रेशन, नीचे आ रहा था टेंशन। तो जब तक हम बात करें टेंशन की तो स्टील के लिए तो ठीक है, याद करिए कंक्रीट में स्टील इसीलिए डाल रहे थे कि टेंशन झेले वो। तो स्टील के लिए या हमारे स्टील मेंबर्स के लिए टेंशन तो ठीक है, ओके है, उसमें और हमारा मेंबर स्ट्रेच होगा, अच्छी बात है। लेकिन कंप्रेशन में एक चीज़ हम लोगों ने कॉलम में भी पढ़ी है कि अगर कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बकल कर जाए, इधर की तरफ अपने अपोजिट डायरेक्शन में बकल कर जाए, बकलिंग हो जाए। तो ये वाला जो रीजन है इसका, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर टेंडेंसी होगी बकलिंग करने की, कि वो बकलिंग कर जाए, इधर अपने लेटरल डायरेक्शन में बकल कर जाए, मूव कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए, मेजरली इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग को लेटरल सपोर्ट देना पड़ता है, लिटरली सपोर्टेड प्राइमरी बीम हो जाता है फिर वो। तो इसलिए हम लोग लेटरल सपोर्ट देते हैं कि वो हमारा बकलिंग ना करे। इसको स्पेसिफिकली लोकल बकलिंग कहते हैं क्योंकि एक रीजन ऑफ द बीम बकलिंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होगी कि बीम जो है हमारा मोटा मोटी डिज़ाइन हो रहा है, डिज़ाइन फॉर बेंडिंग, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या केवल बेंडिंग आ रहा है बीम में, केवल बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, ऐसा है क्या? ये बीम था हमारा, याद करिए हम लोग इसमें एसएफडी भी बनाते थे, बीएमडी भी बनाते थे। तो शियर फोर्स भी आ रहा है। तो शियर फोर्स के लिए हम लोग डिज़ाइन तो नहीं करेंगे, डिज़ाइन तो हम बेंडिंग के लिए ही करेंगे, लेकिन शियर फोर्स के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं लिखने दे रहा हूँ कि चेकड फॉर शियर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि बीम इज डिजाइंड फॉर एंड चेकड फॉर, तो लिखा रहेगा कि बीम इज डिजाइंड फॉर बेंडिंग एंड चेकड फॉर शियर, तो वो स्टेटमेंट सही है। तो चेक कैसे करते हैं, चेक हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, और जो शियर स्ट्रेस आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ कहाँ से निकलेगा? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला फिर से वही सोम में आ जाइए, बेसिक फॉर्मूला शियर स्ट्रेस। अगर ये क्रॉस सेक्शन है बीम का तो आप सबको याद आ रहा होगा कि एक हम लोग शियर स्ट्रेस वाला पढ़े थे सोम में, ये पैराबोलिक डिवीजन होता है, ठीक है, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग होता है। उसका फॉर्मूला क्या आता था? टाउ इज इक्वल टू से अपॉन आई बी, वेयर एस शियर फोर्स, ए एरिया जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, वाई उस अबव न्यूट्रल एक्सिस, एरिया अबव न्यूट्रल एक्सिस अंडर कंसिडरेशन, वाई उस एरिया का सेंट्रॉयड, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड बी जो है वो विथ, जिस एरिया में ले रहे हैं उसकी विथ ऑफ एरिया। तो ये ऐसे हम लोग शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो अगेन इसके दो कंसेप्ट हैं, WSM और LSM के। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ या परमिसिबल स्ट्रेंथ स्ट्रेस, तो वो याद आ रहा होगा आप लोग को कि टाउ एस का हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या देखा था, दो वैल्यू देखी थी, 0.45 FY या 0.40 FY। ये दो डिफरेंट वैल्यू क्यों थी? ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस था, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, एंड ये एवरेज था। ठीक है, ये दो हम लोगों ने ये दोनों क्या है, ये WSM में है। और इन LSM तो ये भी हम लोग बात कर चुके हैं कि इन LSM shear strength इज इक्वल टू FY अपॉन 1.1 नॉर्मल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था, अब क्योंकि shear भी है तो √3 ये होता है इन LSM। बात करें डिज़ाइन स्ट्रेंथ में, टाउ इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस तो हम लोग यहाँ निकाल लिए, परमिसिबल स्ट्रेस ये WSM में ये, LSM में ये। एरिया की बात करें तो एरिया के लिए बस इतना याद रखिए कि अगर आपका हॉट रोल्ड सेक्शन है, हॉट रोल्ड सेक्शन, हॉट रोल्ड मतलब समझते हैं, हॉट रोल्ड मतलब एक बार में पूरा सेक्शन निकला है, तो उसका जो होगा D इंटू TW इज योर एरिया। और अगर बिल्टअप सेक्शन है, बिल्टअप सेक्शन है तो उसका होगा D माइनस 2 टाइम्स TF इंटू TW। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बना दे रहा हूँ कि ये अगर एक ये ऐसा कुछ आई सेक्शन है, ये पूरा का पूरा मान लीजिए, थोड़ा फिगर गड़बड़ बना है, पूरा का पूरा एक बार में बना, पूरा का पूरा एक बार में बना, ये ऊपर से लेके नीचे तक D और ये TW। अगर मैं बोलूँ कि 3 प्लेट मिला के बन रहा है, एक प्लेट ऐसे लाए, फिर एक प्लेट ऐसे लाए और एक प्लेट ऐसे लाए, तो ये तीनों मिला के हमारा बना। तो ये थिकनेस ऑफ वेव, अगेन ये TW, टोटल डेप्थ D, थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा D माइनस 2 टाइम्स TF इंटू TW एरिया का, और हॉट रोल्ड सेक्शन के लिए D इंटू TW। तो इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ शियर निकाल लेंगे। तो ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए शियर स्ट्रेस से। तो ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे कि शियर स्ट्रेस लेस देन इक्वल टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन शियर आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं बीम में। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन जो है लोकल बकलिंग फेनोमेना के ऊपर हुआ है, लोकल बकलिंग फेलियर की वजह से, कंप्रेशन फ्लेंज की वजह से हुआ है। पहला है प्लास्टिक सेक्शन, फिर है कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, सिलेंडर सेक्शन। तो देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये बता दूं, एक बीम है, एक बीम है फिक्स सपोर्ट। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट कितना आता है, यहाँ बीच में कितना आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंड पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो WL²/12 और इधर मिड पे WL²/24 आता है। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जानते रहिए कि यहाँ पे एंड पे ज़्यादा आता है और यहाँ पे कम आता है। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट के यहाँ से हटा रहा हूँ इस दोनों को। हाँ, तो मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं धीमे धीमे लोड बढ़ाऊँगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हिसाब से धीमे 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 लोड बढ़ेगा हमारा, धीमे 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 प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जाएगा, फिर यील्ड लिमिट जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा यील्ड के बाद
वो अगेन वो सब जो आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन हार्डनिंग प्लास्टिक जोन, वो सब हम यहाँ अज्यूम करते हैं फॉर प्लास्टिक डिज़ाइनिंग कि हमारा ये सब नहीं हटके एक इल्ड पे ही अब डिफॉर्मेशन शो कर रहा है। इल्ड ही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है, इसके बाद स्ट्रेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, इल्ड स्ट्रेस के बाद उसी पे हमारा कांस्टेंट डिफॉर्मेशन स्ट्रेन जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि धीमे 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 इसको हम FY तक लेते गए, ये वाला पोर्शन FY तक। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगले पन्ने पे आते हैं हम और अच्छे से समझते हैं। एक समझ जाएंगे तो बाकी समझ जाएंगे। समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक हमारा पोजीशन रहा होगा कि हमारा स्ट्रेस जो है कहीं यहाँ कहीं है, FY से कम। जो हमारा स्ट्रेस है FY से कम है, तो यहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा होगा वो FY से कम आ रहा होगा। तो हमारा हमने देखा है कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा कुछ ऐसा बना। ठीक है, कंप्रेशन टेंशन अपना धीमे धीमे बढ़ाते गए तो ये सिग्मा भी बढ़ता जाएगा, धीमे धीमे बढ़ाते गए सिग्मा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम हमने बात की है FY तक, इल्ड स्ट्रेस तक जा रहा है बस, FY तक। अब ये एक्सट्रीम फाइबर सबसे पहले FY पहुँच गया। अब स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो एक्सट्रीम फाइबर अपने से ज़्यादा FY से ज़्यादा तो स्ट्रेस लेगा नहीं, स्ट्रेन शो करता रहेगा, लेकिन इसके नीचे के फाइबर्स अभी अपने अल्टीमेट लोड तक नहीं फैले हैं। तो अब इसके नीचे के फाइबर्स धीमे धीमे वो होंगे, FY तक स्ट्रेस लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं फिगर बना रहा हूँ, कि अब होगा क्या? अब होगा यहाँ तक तो FY था ही, कुछ ऊपर तक भी FY आया, यहाँ भी कुछ ऊपर नीचे तक FY आया, अब फिर बाकी वाले FY से कम ये ऐसे जुड़ गए। फिर और बढ़ा तो और ही नीचे तक, नीचे के फाइबर अपने अल्टीमेट स्ट्रेस तक आए, ऐसे और भरा लोड तो और अल्टीमेट तक आए। फाइनली हमारा पूरा सेक्शन जो है अल्टीमेट लोड तक पहुंच गया, पूरा सेक्शन, पूरा ये FY यहाँ तक पहुंच गया, पूरा ये FY यहाँ तक पहुंच गया। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो पोजीशन है इसमें पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो प्लास्टिक मूवमेंट को हैंडल कर रहा है, प्लास्टिक लिमिट पे आ गया, अपने प्लास्टिक मूवमेंट को हैंडल कर रहा है। और यही पोजीशन होती है जो हम लोग जब पढ़ेंगे प्लास्टिक एनालिसिस, इसी पोजीशन को बोलते हैं कि प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज हैपन। अब इसके बाद आप कितना भी लोड बढ़ाएंगे ये इनफाइनाइट स्ट्रेन देगा, लोड में इंक्रीमेंट कुछ नहीं होगा, मतलब अपना ये कुछ एक्स्ट्रा लोड नहीं लेगा, उसी लोड पे स्ट्रेन खूब बढ़ेगा, स्ट्रेन खूब बढ़ेगा। तो ये होता है प्लास्टिक वाला। तो अब जो हम लोग पढ़ रहे थे पहला क्या था? प्लास्टिक सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन में ये बोल रहा है कि जो सेक्शन है हैविंग कैपेसिटी टू डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट, मतलब वो प्लास्टिक मूवमेंट तक जाने की उसके अंदर कैपेसिटी है, यहाँ तक जाने की कैपेसिटी है। दूसरी बात हैव सफिशिएंट डक्टिलिटी, वेट, have sufficient ductility so that they can rotate till a plastic collapse mechanism develop। मतलब उसके अंदर sufficient ductility है कि इस स्टेटस तक वो आ जाए, सारे उसके फाइबर्स प्लास्टिक कैपेसिटी तक डेवलप कर जाए। दूसरा वाला बोल क्या रहा है? दूसरा वाला बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट सेक्शन हैव कैपेसिटी टू डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट, मतलब उसके अंदर भी कैपेसिटी है टू डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट, बट डू नॉट हैव सफिशिएंट डक्टिलिटी सो दैट दे कैन रोटेट टिल प्लास्टिक कोलैप्स मैकेनिज्म इन द डेवलप मेंबर। मतलब अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में प्लास्टिक मूवमेंट तक
कैपेसिटी है डेवलप करने की। बस अंतर क्या है इस वाले में, क्योंकि हमने अभी देख लिया था कि इंड मोमेंट ज़्यादा होता है, तो इस वाले में पहले इंड वाला तो अपने प्लास्टिक लिमिट तक पहुंचा ही है, बीच में WL² 24 था सबसे कम, तो बीच वाला भी अपने प्लास्टिक मूवमेंट तक पहुंच गया। इंड वाले तो पहुंच ही गए हैं लोड बढ़ाने की वजह से, बीच वाला भी अपने प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी तक पहुंच गया है। इसमें यही अंतर है। इसमें अंतर क्या है कि इंड वाले जो हैं, वेट, इसमें अंतर यही है कि इंड वाला जो है, इंड वाला अपने प्लास्टिक लिमिट तक तो पहुंचा, इंड वाला जो है, इंड वाले में जो मूवमेंट आ रहा है वो अपने प्लास्टिक लिमिट तक पहुंचा, वो अपने प्लास्टिक लिमिट तक पहुंचा। ये वाला एंड भी अपने प्लास्टिक लिमिट तक, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचा, लेकिन सारे फाइबर्स नहीं पहुंचे हैं। देखो लिखा है ना, डू नॉट हैव सफिशिएंट डक्टिलिटी सो दैट दे कैन रोटेट टिल प्लास्टिक कोलैप्स मैकेनिज्म। मतलब उसके अंदर उतनी डक्टिलिटी नहीं है कि सारे फाइबर अपने प्लास्टिक लिमिट तक पहुंचे टिल द कोलैप्स मैकेनिज्म ना। तो मतलब बीच वाला FY तक ही रह गया, बीच वाला जो है FY या उससे भी कम कुछ भी हो सकता है, FY तक ही रह गया, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। दूसरे वाले में बात कर रहा है क्या कि सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन हैव कैपेसिटी टू डेवलप इल्ड मूवमेंट ओनली, कि इसके अंदर क्या कैपेसिटी है कि केवल इल्ड मूवमेंट तक ही ये लोड ले पाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये वाला बीम अगेन यहाँ बना दूँ, तो इसमें जो फाइबर्स हैं अपने इल्ड तक ही रह गए, ये FY तक ही रह गया, इंड कंडीशन FY तक ही रह गया, तो बीच वाला और कम रहा होगा। एग्जैक्टली ये F<FY में ही रह गया। तीसरे वाले की बात करें तो ये अपने इल्ड तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, इतना कम है। तो बस वही वाली बात कि ये अपने इल्ड तक नहीं पहुंच पा रहा, इसके सारे जो फाइबर्स हैं वो F<FY, कोई स्ट्रेस है, F<FY तक ही रह गए। तो एक बार इससे समझते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से समझते हैं इस टॉपिक को, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कि प्लास्टिक सेक्शन क्या है, प्लास्टिक सेक्शन के अंदर कैपेबिलिटी है प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप करने की, और सारे उसके जो सारे मेंबर्स मतलब सारे फाइबर्स हैं वो अपने प्लास्टिक लिमिट तक आ जाएंगे। मतलब सारे फाइबर्स जो हैं बियॉन्ड FY तक स्ट्रेन हो चुके हैं। सारे फाइबर तुम्हारा AB अगर इंड माने तो A और B तो इंड वाला एक्सट्रीम तक तो गए ही गए, C वाला भी जहाँ पे कम लोड था वहाँ वो भी अपना FY के ऊपर तक गया है। तो ये तो प्लास्टिक की बात हो गई यहाँ पे कि AB, अगर मैं इसको AB बोल दे रहा हूँ, AB और ये C, तो AB तो हमारा एक्सट्रीम अल्टीमेट स्ट्रेस की तरफ जा ही रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेन लेके स्ट्रेन बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन जो C पॉइंट है वो भी हमारा प्लास्टिक जोन में आ गया है, FY के ऊपर स्ट्रेन में है। दूसरे वाले केस में इंड वाले तो अपने प्लास्टिक जोन में है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ कम मूवमेंट आ रहा था वहाँ वो इल्ड तक ही रह गया। तो मतलब इंड वाला जो है AB यहाँ पे है और C जो है वो यहाँ पे है। तीसरे वाले केस में जो ये मैक्सिमम है वो इल्ड तक ही जा रहा है, तो मतलब AB जो है वो इल्ड तक ही है और बाकी जो है उससे कम है। चौथे वाले केस में कम है, तो चौथे वाले केस में तीनों कम है, AB यहाँ कहीं होगा, C उससे भी कम यहाँ होगा। तो ऐसे करके 4 सेक्शन बटे हैं, 4 क्रॉस सेक्शन हमारे 4 तरीके के हुए, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, सिलेंडर। प्लास्टिक में प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी डेवलप करने की कैपेसिटी है और डक्टिलिटी भी है कि सारे फाइबर्स वहाँ तक रोटेट कर जाए। कॉम्पैक्ट में कैपेबिलिटी है बट डक्टिलिटी नहीं है, सो दैट वो कोलैप्स तक रोटेट कर जाए। सेमी कॉम्पैक्ट में इल्ड तक की ही कैपेसिटी है
और स्लेंडर में कैपेसिटी ही नहीं है इल्ड तक की भी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बीम के बारे में और आगे की चीज़ें, जिसमें हम लोग स्टिफनर वगैरह भी हो सकता है देखें। तो उसको अगले वीडियो के लिए रखते हैं। ये वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।